दोस्तों आज मैं आपको प्रीडेटर सीरीज की 5वीं फिल्म प्रे को एक्सप्लेन करने वाला हूं और क्योंकि ये प्रीडेटर सीरीज का प्रीक्वल है तो आपको इसे देखने के लिए सीरीज की बाकी फिल्मों को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत 1719 के समय में होती है जहां पर हम नारू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कमांचे ट्राइब से बिलोंग करती है। नारू सुबह सुबह उठकर अपने कुत्ते सारी के साथ जंगल की ओर चली जाती है और वहां जाकर हंटिंग के लिए टारगेट प्रैक्टिस करने लगती है। नारू एक बहादुर और बहुत ही चालाक लड़की है। वो खुद को साबित करना चाहती है कि वो भी मर्दों की तरह शिकार कर सकती है। प्रैक्टिस के दौरान उसे एक हिरण दिखाई देता है और वो उसे हंट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आसमान से उसे कुछ आवाजें आती है जिससे हिरण सतर्क हो जाता है और वहां से भाग निकलता है। नारू और सारी उसका पीछा करते हैं, तभी सारी की पूंछ उसका पीछा करते हुए एक ट्रैप में फंस जाती है। अब नारू उसे ट्रैप से बाहर निकालती है और जड़ी बूटियों से बनी मेडिसिन उसकी पूंछ पर लगा देती है। यहाँ हम आपको बता दें कि नारू एक बहुत ही अच्छी मेडिक भी है क्योंकि उसे जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्ञान होता है। नारू को फिर से आसमान से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो आसमान की ओर देखती है तो वहां पर उसे एक स्पेसशिप दिखाई देता है जिसे वो थंडरबर्ड समझती है। उसके बाद हमें नारू के भाई ताबे को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छा शिकारी होता है क्योंकि वो बचपन से ही अपने पिता के साथ शिकार करते आ रहा है। नारू से बताती है कि आज सुबह उसने आसमान में एक थंडरबर्ड को देखा है और वो लगातार प्रैक्टिस कर रही है और अब वो कोतामिया के लिए बिल्कुल तैयार है। कोतामिया दरअसल एक बिग हंट होता है और जो कोई भी कोतामिया हासिल कर लेता है उसे कबीले का वॉर ऑफ चीफ बना दिया जाता है और शायद इसीलिए नारू थंडरबर्ड को अवसर के तौर पर लेती है ताकि उसे हंट करके वॉर ऑफ चीफ बन सके। लेकिन ताबे नारू से कहता है कि तुम्हें कोतामिया हासिल करने के लिए किसी ऐसे का शिकार करना होगा जिसका तुम चाह रहे हो, यानी कि ताबे उसे अपने ही शिकारी का शिकार करने को कह रहा होता है। मूवी के अगले सीन में हम नारू को उसकी माँ के साथ देखते हैं जहाँ पर माँ उससे पूछती है कि तुम हंट क्यों करना चाहती हो। इस पर नारू कहती है क्योंकि आप लोगों को लगता है कि लड़कियां हंट नहीं कर सकती। असल में नारू साबित करना चाहती थी कि वो भी अपने भाई ताबे की तरह हंटिंग कर सकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नारू ने अपनी माँ से ही जड़ी बूटियों के बारे में सीखा था। इसके बाद हम दूर कहीं एक स्पेसशिप को देखते हैं जिससे एक एलियन प्रेडेटर उतरता है जिसे नारू ने थंडरबर्ड समझा था। वहीं दूसरी तरफ नारू कुछ हर्ब्स को इकट्ठा करके कबीले की ओर वापस जा रही होती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि पहाड़ी शेर एक लड़के को उठाकर ले गया है। उसके बाद हम ताबे को देखते हैं जो कुछ लड़कों के साथ उस लड़के को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जा रहा होता है। तभी उनका पीछा करते करते नारू भी वहां पर पहुंच जाती है और नारू को देखकर सभी लड़के उसे कबीले वापस जाने को कहते हैं, लेकिन ताबे उन्हें समझाता है और कहता है कि आगे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर वो लड़का जख्मी हालत में हुआ तो नारू उसका उपचार कर सकती है और ताबे की बात मानकर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम एक सांप को देखते हैं जिसके पास वही प्रेडेटर इनविजिबल होकर खड़ा होता है। तभी सांप उसे भांप लेता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रेडेटर बहुत तेज होता है, वो उसे ही मारकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद हम नारू, ताबे और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जिन्हें वो लड़का जख्मी हालत में मिल जाता है। नारू उसका उपचार करती है और उसका दर्द कम करने के लिए उसे एक येलो फ्लावर खिलाती है जिससे कि उसका बॉडी टेम्परेचर गिरने लगेगा और वो जल्दी ही ब्लीड नहीं करेगा। सभी लोग लड़के को लेकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन ताबे शेर का शिकार करने जंगल की ओर जाता है। तभी नारू भी उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन ताबे उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। नारू से बताती है कि यहाँ पर शेर के अलावा कुछ और भी है जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है और शायद उसी ने शेर को डराकर यहाँ से भगा दिया होगा जिसकी वजह से वो लड़का अभी तक जिंदा है क्योंकि शेर अपना शिकार कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। इसके बाद भी ताबे उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और उसे बाकियों के साथ वापस जाने को कहता है। नारू बाकी लोगों के साथ कबीले वापस जा रही होती है कि तभी उसके डॉग सारी को कटा हुआ सांप मिलता है जिसे प्रेडेटर नहीं मारा था। नारू उसके पास जाती है और सांप को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो जल्दी ही समझ जाती है कि ये काम शेर का नहीं बल्कि किसी और जानवर का है जो कि शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद नारू प्रेडेटर के फुटप्रिंट्स को दिखाकर बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सभी को लगता है कि ये भालू के फुटप्रिंट्स होंगे। लेकिन नारू को ऐसा नहीं लग रहा था और इसीलिए वो अपने भाई ताबे को अलर्ट करने के लिए उसके पीछे चली जाती है। वहीं उसकी सेफ्टी के लिए एक और लड़का पाके भी उसके साथ चला जाता है। नारू ताबे के पास पहुंचती है और उसे प्रेडेटर के फुटप्रिंट्स के बारे में बताती है, लेकिन ताबे भी उसे भालू के फुटप्रिंट्स बताकर उसकी बातों को इग्नोर मार देता है और कहता है कि अभी हम शेर के इलाके में हैं और पहले हमें उससे निपटना होगा। अब वो तीनों छिपकर शेर का वेट करने लगते हैं। तभी नारू सजेस्ट करती है कि हमें शेर को मारने के लिए चारा लगाना होगा, वरना हम पूरी रात उसका इंतजार करते रहेंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। ताबे को नारू का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उससे काफी इम्प्रेस भी हो जाता है और शायद इसीलिए वो नारू को शेर का शिकार करने का मौका देता है। अब ताबे शेर वाले रास्ते में जाकर चारा रख देता है। वहीं नारू दूसरे लड़के के साथ एक पेड़ में चढ़कर उसका वेट करने लगती है। कुछ देर बाद शेर वहां पर आ जाता है और वो दूसरे लड़के को एक झटके में ही मार देता है और उसे मारने के बाद शेर नारू पर भी अटैक करने लगता है।
लेकिन नारू बहुत ही हिम्मत के साथ शेर का सामना कर रही होती है। इसी बीच फिर से आसमान में वही स्पेसशिप दिखाई देता है, जिसकी वजह से नारू डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और शेर उस पर अटैक कर देता है। इस दौरान पेड़ की टहनी टूट जाती है और नारू नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। आगे जब नारू को होश आता है तो वो खुद को अपने घर में पाती है और वहीं पास बैठी उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ पर लेके आया है और अब वो शेर को मारने के लिए वापस जंगल की ओर गया है। तभी नारू बहुत घबरा जाती है और माँ से कहती है कि अभी ताबे की उसे मदद करने के लिए जाना होगा। इसके कुछ देर बाद हम ताबे को देखते हैं, जो शेर का शिकार करने के बाद उसकी बॉडी को लेकर वापस कबीले आया होता है। ये देखकर सभी खुशी से नाचने लगते हैं और ताबे को वॉर ऑफ चीफ बना देते हैं, क्योंकि उसने शेर का शिकार किया था। लेकिन वहीं पर खड़ी नारू को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो शिकार करने में नाकामयाब हो गई थी। तभी ताबे उसके पास जाता है और नारू उससे कहती है कि खतरा अभी तक टला नहीं है। उसने जंगल में कुछ और भी देखा है जो कि शेर से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक है और हमें उसका शिकार करने जंगल में जाना होगा। इस पर ताबे कहता है कि अकेले तुमसे ये सब नहीं होगा और बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो, वो जो भी है वो उसे देख लेगा। ताबे की बात सुनकर नारू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि ताबे को भी लगने लगा था कि नारू शिकार करने योग्य नहीं है। अगली सुबह नारू जागती है और डिसाइड करती है कि वो अकेले ही उस खूंखार प्रेडेटर का शिकार करेगी और इसीलिए वो सारी अपने कुत्ते के साथ जंगल की ओर निकल जाती है। जहाँ जंगल में नारू को प्रेडेटर के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, जिनका पीछा करते हुए वो जंगल में आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर हम प्रेडेटर को देखते हैं, जो कि वुल्फ का शिकार करके उसके सिर को काट कर ले जाता है, ताकि वो सबूत के तौर पर रख सके और अपने लोगों को बता सके कि उसने कितने खूंखार जानवरों का शिकार किया है। अगले दिन नारू को एक मैदान में बहुत सारी मरी हुई भैंसों की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिनकी स्किन को उतारकर किसी ने उन्हें मार दिया था। अब क्योंकि भैंसे बहुत ही शांत जीव होते हैं, नारू को उनकी व्यर्थ हत्या से बहुत दुख होता है और वो उनके लिए प्रेयर भी करती है। वहीं पर नारू को एक सिगार जैसी कोई चीज मिलती है, जो कि उसे नहीं पता होता कि वो क्या चीज है। इसके बाद नारू आगे बढ़ती है और एक दलदल में जाकर के फंस जाती है। इधर वो प्रेडेटर भी उसी लैंड में पहुंचता है और भैंसों की डेड बॉडीज को देखकर उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई तगड़ा शिकारी मौजूद है। यहाँ नारू काफी संघर्ष के बाद दलदल से बाहर निकल आती है और जंगल की ओर आगे बढ़ती है। आगे चलकर उसे एक भालू दिखाई देता है, जिसे वो हंट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके पहले कि वो तीर को चला पाती उसका धनुष टूट जाता है और धनुष टूटने की आवाज सुनकर भालू उसे देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी नारू वहां से भागती है और एक लकड़ी के ढेर के नीचे जाकर छिप जाती है, लेकिन भालू वहां पर भी आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी प्रेडेटर वहां पर आता है और इनविजिबल होकर भालू को जान से मार देता है। इसी दौरान प्रेडेटर पर भालू का खून लग जाता है, जिससे नारू को उसकी बॉडी की आउटलाइन दिखने लगती है और उसे देखकर वो बहुत डर जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। नारू किसी तरह नदी के सहारे वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और वो जैसे ही नदी को पार करती है, कबीले के कुछ लड़के उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं। वो लड़के उसे बताते हैं कि ताबे ने तुम्हें ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर भेजा है और वो खुद दूसरी दिशा में तुम्हें ही ढूंढ रहा है। नारू ने बताती है कि उसने उस निशान वाले जानवर को देखा है, जो कि बिल्कुल राक्षस की तरह दिख रहा था। वो बताती है कि उसने एक ही झटके में भालू को मार गिराया। वो लड़के उसकी बातों पर हंसने लगते हैं और उसे अपने साथ वापस चलने को कहते हैं। तभी नारू की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है और वो सभी मिलकर नारू को बांधकर एक जगह पर बिठा देते हैं। इसके बाद उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाजें आती हैं, जिस पर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटा जानवर दिखाई देता है, जिससे वो तीर की मदद से उसे मार देते हैं। दरअसल ये प्रेडेटर का ही बिछाया हुआ चारा होता है। सभी लड़के उस छोटे जानवर को मारकर रिलैक्स्ड हो जाते हैं और एक लड़का उस जानवर को उठाने के लिए उसके पास जाता है। तभी उसके शरीर पर 3 लेजर लाइट्स पड़ती दिखाई देती हैं, जो कि उनके लिए काफी अजीब थीं। और इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, प्रेडेटर की एरो उसके शरीर के आर पार चली जाती है और वहीं पर उस लड़के की मौत हो जाती है। इसके बाद प्रेडेटर अकेला ही एक के बाद एक सभी लड़कों को बड़ी बेरहमी से मार देता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही एडवांस हाईटेक वेपन थे। और इसी बीच नारू फिर से किसी तरह बचकर वहां से भाग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक लड़का मिलता है, जो कि प्रेडेटर से बचकर एक खेत में छिपा हुआ था। अब वो दोनों ही खेत में छिप जाते हैं और प्रेडेटर को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी प्रेडेटर वहां पर आ जाता है और अपनी थर्मल टेक्नोलॉजी से उन दोनों को ट्रैक करने लगता है। तभी नारू उस लड़के के माथे में वही लेजर लाइट्स को देखती है और वो उसे वहां से भागने को कहती है, लेकिन प्रेडेटर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। आगे जाकर नारू का एक पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है और जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम नारू के पास उसी प्रेडेटर को देखते हैं, जो कि शॉकिंगली नारू को बिना मारे ही वहां से चला जाता है। यहाँ पर हमें प्रेडेटर की एक बात पता चलती है कि प्रेडेटर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो लोगों से खतरा नजर आते हैं, और नारू को ट्रैप में फंसा देख उसमें खतरा नजर नहीं आ रहा था। उसके थोड़ी देर बाद कुछ फ्रेंच लोग वहां पर आते हैं और नारू को बंदी बनाकर अपने अड्डे में ले जाते हैं। वही नारू उनके लीडर को सिगार पीता देख समझ जाती है कि भैंसों की हत्या इन्हीं लोगों ने की है। इसके बाद हम राफेल नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो कि कई भाषाओं में बात कर सकता था। वो नारू के पास आता है और उससे प्रेडेटर के बारे में पूछता है, क्योंकि उन्हें भी प्रेडेटर के कुछ ट्रेसेस मिले थे।
लेकिन नारू उन्हें कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसका मानना था कि वो लोग भी उसी की तरह हत्यारे ही थे। तभी उनका लीडर नारू के भाई ताबे को बाहर निकालता है, जिसे उन्होंने पहले ही बंदी बना लिया था, और वो लोग नारू के सामने उसे टॉर्चर करने लगते हैं। अगली सुबह हम नारू और ताबे को एक पेड़ से बंधा हुआ देखते हैं, जिन्हें उन फ्रेंच लोगों ने ऐसा चारा प्रेडेटर को पकड़ने के लिए बांधा हुआ था, और सभी लोग उसके आसपास छिपकर बैठे होते हैं ताकि जैसे ही प्रेडेटर वहां पर आए वो लोग उसे मार सकें। लेकिन प्रेडेटर बहुत ही शातिर होता है, वो उनके ही लोगों को एक एक करके मारने लगता है। यहाँ ताबे प्रेडेटर को देखकर नारू से कहता है कि वो हमें भी मार देगा। इस पर नारू कहती है कि वो ऐसे शिकार नहीं करता, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो लोगों से खतरा नजर आते हैं। यहाँ पर प्रेडेटर को कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास कई तरह के हाईटेक एडवांस वेपन होते हैं, जिनकी मदद से वो फ्रेंच के सभी लोगों को मार देता है। इसी बीच नारू बियर ट्रैप की हेल्प से रस्सी को काटने में कामयाब हो जाती है और वो दोनों वहां से आजाद हो जाते हैं। और इसके बाद ताबे घोड़े लेने चला जाता है और नारू सारी को छुड़ाने फ्रेंच लोगों के अड्डे में आ जाती है, जहाँ पर बचे कुछ फ्रेंच उसे देखकर उस पर हमला कर देते हैं। नारू उनका सामना करती है और एक एक करके उन्हें मार गिराती है। इसके बाद वो सारी को छुड़ाती है और उससे कबीले वापस जाने को कहती है। लेकिन तभी राफेल वहां पर आ जाता है और वो नारू से उसकी हेल्प करने को कहता है क्योंकि उसका पैर कट चुका था और बहुत ही ज्यादा ब्लीड कर रहा होता है। नारू भी उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है और बदले में वो उससे राफेल की बंदूक मांगती है। राफेल उसे बंदूक दे देता है और उसे चलाने के बारे में भी बताता है। नारू उसका इलाज करती है और उसे वही येलो फ्लावर खिलाते हैं, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है और ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। इसी दौरान प्रेडेटर वहां पर आ जाता है और उसे देखकर नारू एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। वहीं राफेल भी प्रेडेटर से बचने के लिए मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। अब क्योंकि राफेल की बॉडी येलो फ्लावर की वजह से कूल डाउन हो चुकी होती है, प्रेडेटर उसे अपनी थर्मल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से नहीं देख पाता है। लेकिन प्रेडेटर का पैर जैसे ही राफेल के कटे हुए पैर पर पड़ता है, वो जोर से चिल्लाने लगता है और प्रेडेटर उसे मार देता है। नारू बहुत ही होशियार होती है, उसे समझ आ जाता है कि फ्लावर खाने की वजह से प्रेडेटर राफेल को नहीं देख पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी प्रेडेटर पर हमला कर देता है और प्रेडेटर सारी पर अपनी एरो पॉइंट कर देता है। वो जैसे ही सारी को मारने वाला होता है कि पीछे से ताबे आकर उसके सिर पर हमला कर देता है, जिससे उसका फेस मास्क गिर जाता है और वो लेजर लाइट्स पेड़ पर पॉइंट हो जाती हैं। अब जैसे ही प्रेडेटर एरो चलाता है, एरो सारी को न लगकर पेड़ में जाकर लग जाती है। नारू ये सब भी बहुत ही ध्यान से देख रही थी। ताबे अपनी हंटिंग स्किल से उसे जबरदस्त टक्कर दे रहा होता है और यहाँ नारू भी प्रेडेटर को बंदूक से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंदूक उससे नहीं चलती। और इसी बीच प्रेडेटर वापस इनविजिबल हो जाता है और अब वो दोनों उसे देख नहीं पा रहे थे। तभी ताबे नारू से कहता है कि अब उसका अंत आ चुका है और तुम्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि प्रेडेटर के लिए अब ताबे ही खतरा था। कुछ देर बाद प्रेडेटर सामने आता है और ताबे को मार देता है। इसी बीच नारू वहां से भाग जाती है। नारू को अपनी भाई की मौत का बहुत दुख होता है और वो नदी किनारे बैठे भाई की मौत का शोक मना रही होती है। इधर नारू की माँ को भी खबर लग जाती है कि उसका बेटा वॉरियर की तरह लड़ते हुए शहीद हो गया, और ये सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर नारू नदी किनारे बैठी होती है कि तभी उसे फ्रेंच लोगों का लीडर दिखाई देता है। नारू उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेती है, जिससे वो उस आदमी को प्रेडेटर के सामने एज अ चारा प्रेजेंट कर सके। इसके बाद नारू उस पर हमला करती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। और जब उस आदमी को होश आता है तो वो देखता है कि उसके दोनों पैर कटे हुए हैं। वो आदमी पास रखी बंदूक से नारू को शूट करने की कोशिश करता है, तभी वहां पर प्रेडेटर आ जाता है और प्रेडेटर अपनी थर्मल टेक्नोलॉजी से स्कैन करता है, जहां पर फ्रेंच आदमी उसे बंदूक के साथ दिखाई देता है और वो उसे अपने लिए खतरा समझकर मार देता है। इस दौरान नारू उसे दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि उसने वही येलो फ्लावर्स खा लिए थे, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया था और इसीलिए वो थर्मल टेक्नोलॉजी में नजर नहीं आई। अब प्रेडेटर के ठीक पीछे खड़ी नारू उसके सिर पर शूट कर देती है, जिससे उसका फेस मास्क नीचे गिर जाता है और नारू उसे लेकर भाग जाती है। इसके बाद नारू एक जगह पर कुछ ट्रैप्स तैयार करती है और एक पेड़ पर बैठकर उसका वेट करने लगती है। कुछ देर बाद प्रेडेटर वहां पर आता है और नारू बहुत ही हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करने लगती है और इसी दौरान नारू प्रेडेटर का एक हाथ काटने में भी कामयाब हो जाती है। अब प्रेडेटर काफी घायल हो चुका था और कमजोर भी, और इसी का फायदा उठाकर नारू उसे रस्सी की मदद से दलदल में धकेल देती है। प्रेडेटर दलदल के अंदर जा तो रहा होता है, लेकिन वो इजीली वहां से निकलने भी लगता है। इसके बाद प्रेडेटर जैसे ही नारू को मारने के लिए एरो को छोड़ता है, हम देखते हैं कि घूम करके एरो प्रेडेटर के सिर को ही चीर देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम नारू के मास्टर प्लान को देखते हैं, क्योंकि उसने प्रेडेटर के फेस मास्क को इस तरह प्लॉट किया था कि जैसे ही प्रेडेटर दलदल में फंसेगा, लेजर लाइट उसके सिर पर आकर पॉइंट हो जाएंगी। प्रेडेटर की मौत के बाद नारू उसका कटा सिर लेकर अपने कबीले पहुंचती है, जहां उसे देखकर उसकी माँ और कबीले के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी बहादुरी के लिए उसे कबीले का नया वॉर ऑफ चीफ बना दिया जाता है। नारू उन सबसे कहती है कि खतरा आसपास ही है और हमें जल्दी किसी सेफ जगह जाना होगा, और इसी के साथ एक और मूवी का सफर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी प्रे मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इस सीरीज की सभी फिल्मों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।